स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं मैंने कल के क्लास में क्या क्या पढ़ाया था। पहला मैंने आइंस्टाइन वाला इक्वेशन बताया कि एक इंसिडेंट एनर्जी में से अगर वर्क फंक्शन माइनस कर दे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आता है, और वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन था। इसमें इंसिडेंट एनर्जी को H इंटू इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू के ई मैक्स या EVS, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसमें ऐसे भी लिख सकते हो। इसको हम HC बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, लैम्डा भी इंसिडेंट वाला है, माइनस वर्क फंक्शन कर दिया तो फिर से वही। ये हमने पहला कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में सीखा। दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड कैसे निकाले। फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड यानी कि किसी सरफेस पर कितने फोटोन एक सेकेंड में टकरा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने बोला कि पावर ले लो सोर्स का, पावर ऑफ लाइट रे या सोर्स, और डिवाइडेड बाय मतलब पावर ऑफ इंसिडेंट वेव अपॉन HC बाय लैम्डा, यानी कि एक फोटोन के एनर्जी से डिवाइड कर दो। ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन है, तो नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इज पावर एनर्जी पर सेकेंड अपॉन एक फोटोन की एनर्जी। दूसरा इसी में एक कॉन्सेप्ट लिखा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। उसके लिए मैंने सिखाया कि जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड है उसको एफिशिएंसी ईटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड आ जाएगा। अब ये एफिशिएंसी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितने फोटॉन से कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। किसी सवाल में दिया रहता है एफिशिएंसी 1% है तो आप 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर लिखा है एफिशिएंसी 10% है तो 10/100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर एफिशिएंसी फ्रैक्शन में लिखा है तो फ्रैक्शन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें था कि सैचुरेशन करंट कैसे निकालें। अब सैचुरेशन करंट का मतलब है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले पर सेकेंड उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। ये तीन फॉर्मूले इसमें केस नंबर 1 केस नंबर 2 ये कल के क्लास में हुआ है। तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया कि अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सेटअप में आ जाए, यानी कैथोड एनोड लगा के वोल्टेज लगाए, तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है और सैचुरेशन करंट बन जाता है, और वोल्टेज घटाने पर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है जिसके पीछे कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। तो अगर तीसरे कॉन्सेप्ट को देखें तो तीसरा कॉन्सेप्ट एक ग्राफ का था जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ था। यह फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यहां से ग्राफ इंक्रीज होते हुए बाद में कांस्टेंट हो जाएगा, हम इसको सैचुरेशन करंट कहा करेंगे। यहां पे लिखा है कि एक का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 380 है और उसमें लाइट रे इंसिडेंट कर दिया 260 का, तो आपको लिखना है 1237 अपॉन 260 माइनस 1237 अपॉन 380 इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बस देखिए सवाल सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। ये जो रेशियो है ये 5 के आसपास बनेगा, ये रेशियो जो है ये 3.5 के आसपास बनेगा। ये थोड़ा देखो ना, ये 1326 समझ गए ना, ये 4.9 के आसपास बनेगा, ये 3.4 के आसपास बनेगा, 4.9 के आसपास, 3.4 के सब्ट्रैक्ट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर रहे हैं यार, अप्रोक्सीमेटली, तो हमारा आंसर 1.5 के आसपास आ जाएगा। चारों ऑप्शन काफी दूर दूर रखे गए हैं इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, आंसर 1.5 में पहुंच जाएगा। A 2 milliwatt laser operates at a wavelength of 500 nanometer. The number of photons that will be emitted per second. तो हमने क्या बोला कि अगर HC बाय लैम्डा लिख दे, लैम्डा की जगह 500 लिख देंगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, और पावर अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन कर दें तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आ जाता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर सेकेंड। तो पावर की जगह लिखा है 2 मिलीवॉट, 2 मिलीवॉट
डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्डा। एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 रेस्ट पर -34, सी की जगह 3 इंटू 10 रेस्ट पर 8, लैम्डा की जगह 500 नैनोमीटर, नैनो की जगह 10 का पावर -9। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर तक पहुंच जाएंगे आप लोग, ज्यादा मुश्किल नहीं होती। 6.6 इंटू 3 करेंगे तो ये 20 बन जाएगा, और यहां पे ये 2 है और ये 20 है, आपस में कैंसिल भी हो जाएगा। तो 3 और 6.6 और ये कैंसिल किया तो यहां नीचे 10 बच जाएगा। ये कैंसिल करने के बाद 10 बचा दिया है, ये दोनों यहां पे 10 में कन्वर्ट हो गए। अब आप देखो तो ये आंसर में ऊपर एक नंबर 5 है और बाकी 10 का पावर है, यहां पे 5 है बाकी 10 का पावर, एक ही ऑप्शन में आंसर टका लगा दिया। आप लोग साथ साथ सॉल्व करो, आप लोग करो, आज थोड़ा रिलैक्स आराम से सवाल सॉल्व करते हुए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाते हुए और प्रभु का नाम लेते हुए करेंगे कि और अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये लगे कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल आया तो मैं कंप्यूटर में होल कर दूंगा, इतना आसानी से आंसर निकल आएगा। भयंकर जल्दी से आंसर निकालेंगे और भयंकर तेजी से सॉल्व करके निकल, मतलब अगर देखो कॉन्फिडेंस का खेल है, अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल पढ़ते पढ़ते ये लग रहा है अरे बाप रे नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, गलती हो जाएगी इसमें। लेकिन अगर आप मन में सोच के गए कि आओ बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल तो मैं करूंगा ही करूंगा, अगर ये सोच के गए तो आपसे जरूर होगा, क्योंकि आपको बस थोड़ा सा सोचना होगा कि भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। 2-3 ही केस है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस फुल्ली स्टॉप्ड बाय रिटार्डिंग 3 वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया 3 वोल्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिगिंस इन दिस मेटल एट वेवलेंथ, बिगिंस हटा देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डन कर देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डन इन दिस मेटल एट वेवलेंथ 310, तो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन कर दिया 310 नैनोमीटर। फॉर्मूला है इंसिडेंट एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस करे तो, ये बिगिंस हटा देते हैं, डन कर देते हैं, ठीक है ना। हमने जो इंसिडेंट एनर्जी भेजा है वो 310 फोटोन का, 310 नैनोमीटर का, इक्वल टू ईवीएस। इंसिडेंट एनर्जी हो गया 1240 अपॉन 310 माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू, यहां 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी सॉल्व करके 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन का आंसर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आपको यह समझ में आया भाई? बिगिंस की जगह डन कर देते हैं ना, बिगिंस तो यही वर्क फंक्शन हो जाएगा भाई, अगर बिगिंस कर देंगे तो यही वर्क फंक्शन हो जाएगा, यही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा। हाँ, अगर बिगिंस वाला लेंगे तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो फिर सवाल मजेदार नहीं बना। ऐसे कर लो ना यार, सवाल तो अपने ऊपर बदल लेते हैं हम लोग, हमको जो सॉल्व करना है वही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको पढ़ो फटाफटी फटाफटी, छेती करो छेती। लिखा है photons of 7 electron volt are incident on metal plate A. Kinetic energy of electron reaching plate B is between 6 electron volt and 9 electron volt. 6 electron volt and 9 electron volt. मेटल प्लेट बी और बी पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, यहां पर पहुंचा इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और रास्ते में 5 वोल्ट का बैटरी भी लगा हुआ है। तो इस सवालों में जब इलेक्ट्रॉन प्लेट से निकलता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 से मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वर्क फंक्शन। ये जो फोटॉन्स आ रहे हैं ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन टकराए, इधर से इलेक्ट्रॉन निकले, इस इलेक्ट्रॉन को एनोड ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया
अट्रैक्ट करने के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलने के बाद प्लेट पर टकरा रहे थे तो उनकी एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में कुछ भी थी। रास्ते में कैथोड से एनोड तक, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ईच इलेक्ट्रॉन गेन्स 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा है उनके बीच में, 5 वोल्ट का बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन देम। अगर एक इलेक्ट्रॉन चल के 5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करेगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन उसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस के बराबर। और पोटेंशियल एनर्जी होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट से चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। मतलब अगर इधर से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो रास्ते में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको बैटरी की वजह से अट्रैक्शन से मिलेगा और यहां पे 8 से पहुंचेगा। अगर यहां से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो वहां 9 पर पहुंचेगा। अगर यहां से निकलने वाला 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो वहां 7 पर पहुंचेगा। यानी जो भी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इस प्लेट पर होगी ए पर, तो बी पर एनर्जी उससे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा होगी। तो 5 वोल्ट लगा है बैटरी का तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा दे दो, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग प्लेट बी इज बिटवीन 6 एंड 9। तो इन्हीं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट प्लेट ए इज 1 से लेकर 8 तक, नहीं 1 से लेकर 3 माइनस करना है। तो अगर 5 माइनस करना तो 4 हो गया, 1 से 4 तक। अभी मुझे बताओ कि यहां पर पहुंचने वाला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 9 है। तो यहां से निकलने, ये रास्ते में 5 रुपए इसको मिले हैं, इसके पास टोटल 9 रुपए हैं। तो व्हाट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीविंग दिस प्लेट? तो आप कहेंगे 9 में से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रास्ते में मिला तो 5 माइनस कर दो, तो यहां से निकलने वाला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही यहां पे मैंने लिखा है कि अगर यहां पे पहुंचने वाला इलेक्ट्रॉन 9 का है और रास्ते में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबको मिल रहा था, तो 9 में से 5 माइनस करो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लीविंग दिस प्लेस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन एट प्लेट ए इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमारे पास रूल क्या है? आइंस्टाइन वाला इक्वेशन क्या था? इंसिडेंट एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस करे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है। मैक्सिमम यहां पे 9 है, लेकिन प्लेट ए से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जहां हुआ वहां से निकलते समय 4 थी, तो 7 माइनस 5 इक्वल टू 4 करा तो 5 का वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ये सवाल का जवाब समझ में आया क्या? अच्छा, इसमें एक पार्ट और लिखा है, हैज द करंट रीच्ड इट्स सैचुरेशन वैल्यू और नॉट। सवाल है कि करंट अपना सैचुरेशन वैल्यू तक पहुंच गया या नहीं पहुंच गया, ऐसा सवाल पूछ रहे तो आंसर बताओ क्या होगा? सैचुरेशन करंट हुआ कि नहीं हुआ? देखिए यह भी पता लगाना बड़ा आसान है और बहुत ही मजेदार लॉजिक है इसका। ये जो प्लेट है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन टकराया, इसका वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो हमने निकाला। तो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स emitted by plate A is less than equal to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं फिर से लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी एट प्लेट A
इज 0 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। इससे ज्यादा आसानी से मतलब मैं नहीं लिख सकता, इससे ज्यादा क्लियर। यहां पे मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन निकला, और जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले होंगे वो 4 से कम के होंगे या 4 के होंगे, उससे ज्यादा नहीं है। तो 4 से कम होंगे, यानी 0 से 4 के बीच वाले होंगे। सामने की प्लेट पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं उनकी एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इनमें दोनों में रस्ते में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेन हुआ है, सबको मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेन हुआ है। तो अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो आपको लगेगा कि इस प्लेट पर पहुंचने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी प्लेट ए पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। देखो 6 में से 5 माइनस करो और इसमें से 5 माइनस करो, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लेट ए से निकलते समय 9 माइनस 5 करो तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग प्लेट बी हैज काइनेटिक एनर्जी 6 to 9, the same electron will have kinetic energy 1 to 4 at plate A. अब मतलब बताओ, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो 0 से 4 वाले निकल रहे हैं, और प्लेट बी पर जो पहुंच रहे हैं वो 1 से 4 वाले पहुंच रहे हैं। ये रीचिंग प्लेट बी है। तो इसका मतलब है जिनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो नॉट रीचिंग प्लेट बी है। सवाल में यही लिखा है कि प्लेट बी पर जो पहुंच रहे हैं वो 6 to 9 वाले हैं। रस्ते में 5 रुपए मिले, 6 to 9 है, इसका मतलब है यहां से निकलते समय जिनकी एनर्जी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 है वही प्लेट बी पर पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब है प्लेट ए से जो निकल रहे थे वो 0 से 4 वाले थे, और प्लेट बी पर जो दिख रहे हैं वो 1 से 4 वाले दिख रहे हैं। यानी 0 से 1 वाले इलेक्ट्रॉन्स प्लेट बी पर नहीं पहुंच रहे तो करंट सैचुरेटेड करंट नहीं, करंट इज नॉट रीच्ड हैज नॉट कर देते, हैज नॉट रीच्ड इट्स सैचुरेशन वैल्यू। बहुत ही ऊंची बात कर दी है, बहुत बच्चों को समझ में आ गई है। अगर यहां कोई कहता ये बताओ कि सैचुरेशन करंट होने के लिए यहां पर एनर्जी रेंज कितना होना चाहिए, मतलब अगर करंट सैचुरेटेड करंट है सो व्हाट इज द एनर्जी रेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग प्लेट बी, व्हाट इज द एनर्जी रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एट प्लेट बी इफ द करंट हैज ऑलरेडी रीच्ड इट्स सैचुरेटेड वैल्यू। बताओ, ये लल्लू छाप सवाल है। इस किसी भी लल्लू छाप सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन दिया हो kx माइनस ओमेगा टी जैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हो या मैग्नेटिक फील्ड का दिया होगा, तो आपको पता है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो ओमेगा इस फंक्शन के अंदर होता है उसी ओमेगा से फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन बना लेना होता है। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन ऑलरेडी हमको पता चल गया। इस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन से वेवलेंथ बना ले, या यहां से वेवलेंथ भी पता चल जाएगा। ये वेवलेंथ है। कैसे वेवलेंथ है? ये जो k होता है k, उसका वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा होता है, तो मैं इसको k को ही कंपेयर कर देता हूं। 2 पाई बाई 5 इंटू 10 का पावर -7, 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू आया 5 इंटू 10 का पावर -7, यानी 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर हो गया ये। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ये कितना एनर्जी, ये वर्क फंक्शन अगर 2 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, तो 1240 है, हालांकि इसमें तो 12375 लिखा है, डिवाइडेड बाय 500 करेंगे तो नैनोमीटर है, 5000 करना पड़ेगा क्योंकि एंगस्ट्रॉम में बोलना है लिखने को, माइनस और 2 को माइनस कर दिया तो ये देखो, ये इसको डबल कर देते हैं, डबल डबल, तो ये 24.75 24.7 है, और 20 मतलब 2.47 हो गया, और उसमें से 2 माइनस कर दिया तो EVS हो जाएगा, तो VS का वैल्यू 0.48 ऐसे हो
ये सवाल आप खुद ही कर लेना, वैसे तो देखते ही हो जाएगा। अगर 1240 है और यहां लिखा है 300 नैनोमीटर, तो 300 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यानी कि जो फोटॉन है वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का टकरा रहा होगा और बाद में 4.1 का टकरा रहा होगा। मतलब पहले 4.1 का टकरा रहा होगा, फिर 3.1 का। अगर इसमें से भी वर्क फंक्शन माइनस कर दे, इसमें से भी माइनस कर दे, तो जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल बनेगा उनका डिफरेंस भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही आ जाएगा। सोच के देखो। चलिए, ये सवाल भी सेम है। इसमें इंटेंसिटी दिया है। इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया। अब प्लेट का एरिया भी दिया है, तो पावर का वैल्यू आ गया इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी है 16 मिलीवॉट, मिलीवॉट पर मीटर स्क्वायर। अब मैं मीटर स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर देता हूं तो पावर आ गई। पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड अगर निकालना हो, ये बहुत बार लिख दिया भाई, बहुत बार पूछा भी गया है सवाल, इसलिए आपको ये करके जाना है प्रैक्टिस इसकी। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड का मतलब है पावर अपॉन एनर्जी ऑफ एक फोटॉन। एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन दिया हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पे लिखेंगे तो पावर हो गया 1.16 इंटू 10 का पावर -7 और एनर्जी ऑफ फोटॉन हो गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को लिखा 10 का पावर -19 इंटू 1.6। ये हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए, फोटॉन। अब नंबर ऑफ फोटॉन से लिखा हुआ है कि 10% फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड का 10%, पर सेकेंड का 10%। 10% को 1/10 कर देते हैं, तो जो भी लिखा उसको 10 से और डिवाइड कर दो, तो 16 इंटू 10 का पावर -7 अपॉन 10 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 और 10 से डिवाइड और कर दिया। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर पूछा मैक्सिमम एनर्जी रिस्पेक्टिवली बताओ, तो वर्क फंक्शन दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो फोटोन टकरा रहा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी 10 - 5। ये तो पुराना आइंस्टाइन वाला रिलेशन है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो चीजें अलग अलग हो गई। आंसर 5 5 5 तो दिया हुआ है। अब इसमें से 3 नंबर में से पावर मैच करा देनी है, तो पावर मैच करा देते हैं। ये 10 और 1.6 और 16 काट दिया, फिर यहाँ पे -18 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +18 हो जाएगा, हटाएंगे तो 10 का पावर माइनस। जो बच्चा ये सवाल भी न कर पाए कि सर हमको कैसे पता कि सर कैसे काटेंगे, सर पावर वा कैसे ऐड करते हैं, नहीं ना पता चलता है, तब फिर तो भाई मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। लेकिन आप लोग कॉन्फिडेंट रहिए, ये होमवर्क है, खुद करना। बहुत ही अच्छा सवाल है, होमवर्क है। ये 3 फ्रीक्वेंसीज दी हैं, बहुत अच्छा, लेकिन कर लेते, चलो पढ़ो इसको, ये कर ही लेते यहाँ पे। आप कहेंगे नहीं तो सर आसान आसान करा देते हो, डिफिकल्ट वाले हमें दे देते हो, जैसे डिफिकल्ट वाले ही देने चाहिए। A beam of light has 3 wavelengths 14144, 4972, 6217। ये जो वेवलेंथ है ये बड़ी स्पेशल है। इन वेवलेंथ पे 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इसके लिए देखो 1240 डिवाइडेड बाय 4144, तो अगर हम इनको 4133 होता और डिवाइड करते ना तो ये नंबर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये वाला आंसर अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऐसे ही 1240 डिवाइडेड बाय 4972 ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और 1240 डिवाइडेड बाय 6216 है। इसको जैसे डबल करो ना तो 62 का डबल होता है 123, मतलब 124, 62 का डबल 124, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्योंकि वैल्यूज पे ज्यादा हम लोग बहुत भयंकर फोकस नहीं कर रहे, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने बना दिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 एंड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पावर दिया है टोटल इंटेंसिटी इतना,
इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अवर अमंगस्ट द थ्री वेवलेंथ्स। तो पहले वाले का इंटेंसिटी हो गया 1.2 इंटू 10 का पावर -3, दूसरे वाले का इंटेंसिटी भी वही हो गया और तीसरे वाले का इंटेंसिटी भी यही हो। द बीम फॉल्स ऑन एरिया 1, एरिया का वैल्यू भी दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 इंटू 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो हमको पावर भी पता चल गया, पावर होता है इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी का वैल्यू दिया है, एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 इंटू 10 का पावर -7 वॉट फॉर ईच वेव। अगर हर फोटोन का एनर्जी मुझे पता चल गया है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इसके भी कैलकुलेट हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं और इसके भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल में लिखा है assume there is no light by reflection, each energetically capable photon ejects one electron, यानी जितने फोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड लिख दिया, यानी जो आंसर 1 पर सेकेंड का आता था उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन वर्क फंक्शन देखो कितना दिया हुआ है, ये देखो वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, इस पे ध्यान देना। वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, जबकि इसका एनर्जी 3 है, इसका 2.5 है और इसका 2 है। तो इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हैं और वर्क फंक्शन 2.3 है। तो इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इसका भी होगा, लेकिन इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड अगर निकालेंगे तो वो इसके फोटॉन्स और इसके फोटॉन्स वाले नंबर का सम कर देंगे, इसके फोटॉन्स का सम नहीं करेंगे। तो पावर अपॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस पावर अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यहां पे एफिशिएंसी 1 है, जितने फोटॉन टकराते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो पावर अपॉन 3 प्लस पावर अपॉन 2.5, 2 नहीं, पावर अपॉन 2.5। 2 का लिया, तीनों का नहीं लिया, तीनों का नहीं सॉल्व किया क्योंकि इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो फोटोन तो टकराएंगे लेकिन इससे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इससे फोटोन टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसके फोटोन टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसके कितने फोटोन टकराएंगे? पावर अपॉन एक फोटोन की एनर्जी, पावर अपॉन एक फोटोन की एनर्जी, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन। एफिशिएंसी 1 है तो जितने फोटोन उतने इलेक्ट्रॉन, आंसर हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, ये खुद करना होमवर्क। सरफेस, ये खुद करना होमवर्क। हाँ चलिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करो। करो भाई करो। व्हेन light ray is incident on a metal surface of work function phi, stopping potential is Vs if frequency of incident light is doubled, यानी कि पहले जितनी लाइट थी उससे डबल एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट करा। तो पहले लाइट रे इंसिडेंट हो रहा था और वर्क फंक्शन फाई था और यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs था। तो हमने लिखा एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू, अब बोल रहा है ये फ्रीक्वेंसी डबल, यानी नया फोटोन लाए जिसका फ्रीक्वेंसी पहले से डबल है। तो डबल मतलब ये डबल एनर्जी हो जाएगा, माइनस वर्क फंक्शन इज ई वी एस डैश। ये वी एस डैश का वैल्यू निकालना है नए के टर्म्स में। तो मैंने इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और अब इनको सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 फाई माइनस फाई इक्वल टू वी एस डैश सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया है तो फाई का वैल्यू आया वी एस डैश -2, इधर भेज दो। तो वी एस डैश का वैल्यू आया 2 वी एस पाई बाई ई। स्टॉपिंग पोटेंशियल comes
मोर देन डबल, मोर देन डबल। चलिए, ये बहुत ही इजी सवाल था, इसमें ज्यादा क्या दिमाग लगाए। चलो, फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद एनोड पोटेंशियल। ये हमने ग्राफ ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इस ग्राफ में यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है और यहां पे सैचुरेशन करंट होता है। सैचुरेशन करंट बनता है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकले सब इलेक्ट्रॉन्स एनोड प्लेट पर अट्रैक्ट होके पहुंचने लगेंगे तो करंट बढ़ना बंद हो जाएगा। वोल्टेज इधर बढ़ता है, यहां माइनस वीएस। ये जो माइनस वीएस होता है, ये वीएस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। और जो आई है सैचुरेशन करंट, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। तो जितने ज्यादा फोटॉन टकराएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। क्वेश्चन में लिखा है कि IA, IB, IC बी द इंटेंसिटीज ऑफ FA, FB, FC। यहां पे ऐसा लिखा है कि A और B के ग्राफ का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ A और फ्रीक्वेंसी ऑफ B सेम होगी, क्योंकि प्लेट एक ही है, वर्क फंक्शन भी एक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक तभी बनेगा जब आने वाले फोटोन का एनर्जी बराबर होगा। तो FA इक्वल टू FB। दूसरी बात है कि यहां पे अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर है लेकिन सैचुरेशन करंट ए का कम है, ए का सैचुरेशन करंट कम है बी के सैचुरेशन करंट से, तो ए का इंटेंसिटी भी कम होगा, क्योंकि डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी कि डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो जिसका नंबर कम लग रहा है, सैचुरेशन करंट कम लग रहा है, उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कम होंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे तो एनर्जी बराबर है, फोटॉन्स कम है, यानी कि इंटेंसिटी कम होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ ए इज प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन करंट ऑफ ए। कल मैंने एक ग्राफ भी बनाया था कि इंटेंसिटी और सैचुरेशन करंट का एक ग्राफ ऐसा होता है जिसमें हम स्ट्रेट लाइन देखते हैं, यानी जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रहा है सैचुरेशन करंट बढ़ रहा है। हालांकि इसमें ही पंगा है, ये अभी मैं समझाता हूं आपको, इसमें पंगा है। ठीक। दूसरा, इसमें यह पूछा जाए कि बी और सी में किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो सी वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, यानी सी की फ्रीक्वेंसी बी से ज्यादा होगी। लेकिन अगर इंटेंसिटी वाइज पूछा जाए तो बी का इंटेंसिटी ए से ज्यादा होगा और सी का भी इंटेंसिटी ए से ज्यादा हो सकता है। तो हमारा ये तो पता चल गया कि ए और बी का इंटेंसिटी सेम नहीं है, ए का इंटेंसिटी कम है, बी का ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वाला ग्राफ सही लग रहा है, क्योंकि एफ ए एफ बी सेम है और इंटेंसिटी में बराबर नहीं है। फ्रीक्वेंसी में सेम है, इंटेंसिटी बराबर नहीं। ठीक, नेक्स्ट सवाल। ये भी ग्राफ का सवाल है, इसको भी बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार सवाल है। लिखा हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड यूजिंग 3 डिफरेंट मेटल्स PQR हैविंग वर्क फंक्शन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। अ लाइट ऑफ कंटेनिंग वेवलेंथ of 550 nanometer, 450 nanometer and 350 nanometer with equal intensities eliminated each of the plates। अब देखो, मैं अगर पहले फोटोन का एनर्जी निकालूं, ध्यान से देखना, 3 प्लेट है, 3 प्लेट्स है। एक प्लेट का नाम P है, एक का नाम Q है, तीसरे का नाम R है। इसमें 3 लाइट टकरा रही हैं, इसमें भी 3 लाइट टकरा रही है और इसमें भी 3 लाइट, मतलब 3 प्लेट है और हर प्लेट में ये तीनों लाइट टकरा रही हैं। P का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, Q का वर्क फंक्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और R का वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये जो तीनों लाइट हैं
जिसमें से एक लैम्डा 1 वाला लाइट 550 का है, तो अगर मैं एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लैम्डा 1 निकालूं, लैम्डा 1 का एनर्जी निकालूं, तो 1240 डिवाइडेड बाय 550 करना पड़ेगा। तो ये जो आंसर आएगा, ये जो E1 का जो आंसर आएगा, ध्यान से देखना, ये 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा और 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आएगा। ऐसे ही जब E2 वाला देखेंगे तो 1240 डिवाइडेड बाय 450 किया, 450 करेंगे तो ये 2.5 से ज्यादा आ जाएगा, लेकिन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 1350 हो जाता है, यानी 3 से तो कम है लेकिन 2.5 से ज्यादा है, 2.5 से ज्यादा है। इसका आंसर अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 1100 बनता है और 3 से मल्टीप्लाई करूं 1650 बनता है, यानी 2 से ज्यादा है और 2.5 से कम है। 2.5 से मल्टीप्लाई करो इसको, 1250 बन जाएगा, 1275 बन जाएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि ये जो 1240 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2.5 के बीच में होगा, ये 3 से 2.5 से 3 के बीच में है, और तीसरे वाले का एनर्जी जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा है, क्योंकि 350 इंटू 3 करेंगे तो 1150 कुछ बनेगा, नहीं 1050 ही बनेगा, तो 3 से भी ज्यादा आ जाएगा। 350 इंटू 3 करेंगे तो 1050 बनेगा, विच इज 1240 डिवाइड बाय 1050, मतलब 3 से ज्यादा आंसर बनेगा। तो खेल यह है, जिस यहां पे 3 वेव टकरा रहे हैं, 1, 2 एंड 3, इसका वर्क फंक्शन 2 है, तो 2 वाले से पहला वाला वेव भी जिसका एनर्जी 2 से ज्यादा है, 2 से 2.5 है, उसका भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2.5 से ज्यादा वाले का भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 3 वाले का भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन जब दूसरे वाले प्लेट पे 1, 2, 3 तीनों वेव टकराएंगे, इसका खुद का वर्क फंक्शन 2.5 है और इसमें एक वेव ऐसा है जिसका एनर्जी 2.5 से कम है, तो एक का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, दूसरे और तीसरे वाले वेव से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पहले वाले से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसमें भी 3 वेव जो टकराएंगे, तो इन 3 वेव में से पहले वाले से फोटोन इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, दूसरे से भी नहीं निकलेगा, केवल तीसरे वाले से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि अगर एक प्लेट पे मैं 3 वेव टक्कर मारूं और प्लेट का वर्क फंक्शन एक वेव से ज्यादा हो और दूसरे वेव से कम हो, तो जिससे ज्यादा होगा उसका वेव वाला फोटोन टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये खेल समझ पा रहे हो? जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम है उसमें तीनों वेव टकरा के इलेक्ट्रॉन निकाल देंगी, लेकिन जिसका वर्क फंक्शन 2.5 है, 2.5 से छोटा, अभी ये पेज सेव नहीं करेंगे। कोई प्लेट ए है, इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसमें एक वेव में भेजता हूं 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं? आप कहेंगे नहीं होगा। मैंने भेजा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं? आप कहेंगे नहीं होगा। मैंने भेजा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, पूछा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं? आप बोलेंगे नहीं होगा। मैंने भेजा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अब मैं पूछता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे अब होगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा। तो आप पिछले एग्जाम्पल में भी ऐसा ही सोचिए, पी वाला प्लेट है, ये जो पहला प्लेट है, इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसमें जो 2-3 वेव्स आ रहे हैं, ये वेव, ये वाला पहला वाला वेव 2 से बड़ा है, मान लो 2.2 है, और दूसरा वाला 2.7 है और तीसरा वाला 3.2 है। मतलब मुझे तो थोड़ा सा रेंज पता चल गया था, क्योंकि सवाल में एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, केवल गेस वर्क चल रहा है। तो बताओ 2.2 वाला टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हां जी, क्योंकि 2 से तो कम ही है ना। फिर इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हां जी, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हां जी, तो 3 तरह के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब 3 बार इलेक्ट्रॉन तीनों से निकलेंगे। फिर मैंने बोला कि अभी ये 2.5 का प्लेट है, फिर यहां पे 2.2 टकरा रहा है, 2.7 टकरा रहा है, 3.2 टकरा रहा है। आप जरा गेस करो ना, 2.2 वाला टकराएगा और वर्क फंक्शन इसका 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप कहेंगे यार 2.2 तो कम है ना, 2.5 तो कम से कम चाहिए था, तो इससे नहीं निकलेगा। फोटोन टकरा सकता है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इससे निकलेगा क्या? हाँ जी, इधर से निकलेगा। इससे निकलेगा क्या? इससे भी निकलेगा। तो
इनसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन अगर आप समझो कि इससे तीनों से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इससे केवल दो से निकल रहे हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया। तो मैं कहूंगा सैचुरेशन करंट ऑफ P is greater than saturation current of Q is greater than saturation current of R। ये बात समझ गए क्या? अब मैं इसको हटा रहा हूं, ये चाहो तो फोटो खींच लो इसका, नहीं तो अलग से देख लेना, है ना। फोटो खींचना है तो खींच लो, देखो ये हट गया। अब सवाल में मुझे तो ये पता चल गया कि सैचुरेशन करंट P का ज्यादा होगा Q से और उससे R का ज्यादा होगा। यहां पे बाकी और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो A ऑप्शन सही लग रहा है। हाँ ठीक लिखा है। लेकिन आप इसके उसका भी कर सकते हैं कि आप जब ठीक है। दूसरा, जो भी एनर्जी टकरा रही है उसमें आर का वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का सबसे कम वैल्यू, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर में ही कम होगा, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा। क्यू पे फिर पी पे, तो पी वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा, क्योंकि आप देखो पी वाले का वर्क फंक्शन केवल 2 है और आने वाला फोटोन मान लो 3.2 का है, तो इसमें जो डिफरेंस है 1.2 का है। दूसरे वाले में जो Q वाला है उसमें 2.5 है और आने वाला फोटोन 3.2 का है, तो इसमें केवल 0.7 है। तीसरे वाले में वर्क फंक्शन 3 है और आने वाला 3.2 का है, तो इसमें 0.2 ही लगेगा रोकने में। तो आप कहेंगे भाई R को सबसे आसानी से रोक देंगे, P को सबसे मुश्किल से रोकेंगे। तो वैल्यू ऑफ मतलब ग्राफ A इज करेक्ट। चलिए, यह भी एक ग्राफ है जिसको आपको याद रखना है। आपको पता था कि HC बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू E इंटू VS है। तो EVS का मतलब है VS का अगर ग्राफ बनाए तो HC बाय E लैम्डा माइनस फाइव बाई E। तो ये तो हो गया इंटरसेप्ट। अगर 1 बाय लैम्डा को x बोल दें और VS को y बोल दे, तो y इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा को x बोल रहे हैं तो HC बाई E को m बोलेंगे, mx माइनस c। ऐसा ग्राफ दिखेगा अगर 1 बाय लैम्डा के साथ बनाए। ये ग्राफ 1 बाय लैम्डा का है और ये ग्राफ भी 1 बाय लैम्डा का है। आपको स्ट्रेट लाइन दिखना चाहिए और कहीं इंटरसेप्ट होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन, पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ है। तो ये ऑप्शन नंबर सी तो सही हो गया। लेकिन अगर लैम्डा के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाएंगे तो VS इज इक्वल टू m बाय एक्स प्लस सी जैसा ग्राफ बन गया, मतलब माइनस सी। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे v का इसका वैल्यू घटेगा और कभी ना कभी एक पर्टिकुलर x में v का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो m बाय एक्स कभी ना कभी c के बराबर हो जाएगा। तो ये VS इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस पाई बाई ई है। तो VS जहां पे 0 होगा वहां पे लैम्डा का वैल्यू लैम्डा नॉट यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा। तो VS जहां पे 0 होगा वहां पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और लैम्डा बढ़ाने से VS घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप का ग्राफ है। तो आपने देखो ये वाला ग्राफ भी सही है। आपने बोला कि जैसे जैसे लैम्डा बढ़ाएंगे वैसे वैसे VS का वैल्यू घटेगा और घट के एक ऐसा वैल्यू जरूर आएगा जिसको हम लैम्डा नॉट बोलेंगे, उस पे VS 0 हो जाए। उससे बड़े वेवलेंथ पे ग्राफ बनेगा ही नहीं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये आखिरी सवाल है जिसको अब हम कर रहे हैं, उसके बाद हम अगला थ्योरी पढ़ेंगे आज रेडिएशन प्रेशर का। बस एक थ्योरी और बाकी है रेडिएशन प्रेशर की, और मैटर वेव भी कर लेंगे जल्दी से। 5-5 मिनट के खेल बाकी है बस।
ये आखिरी सवाल है जो बहुत बढ़िया है, उसको भी कर लेते। लिखा हुआ फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट ऑफ वर्क फंक्शन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 400 नैनोमीटर लिखा है, तो मैंने सोचा कि एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेते हैं। देखो, फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर आर इंसिडेंट ऑन अ प्लेट ऑफ वर्क फंक्शन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन इलेक्ट्रॉन एन कर देते हैं, absorbs a photon, एक ही फोटोन absorb किया, makes two collision with neighboring atoms, then comes out of the metal plate. If in each collision it loses 10% of extra kinetic energy, find its kinetic energy when it is out. तो ऐसा रूल ऐसा दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन अंदर जो बैठा था उसने एक फोटोन को अब्सॉर्ब किया और फिर दो टक्कर के बाद इस प्लेट से बाहर निकला। हर टक्कर में उसने एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी का 10% लूज किया और फिर बाहर निकलने के बाद इसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है। इसमें हमको वर्क फंक्शन माइनस करके काइनेटिक एनर्जी निकलता है वो नहीं लिखना है, क्योंकि वो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, वो इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी नहीं, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने थोड़ा एनर्जी अंदर लूज कर दिया है, तो जो बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम वाला नहीं होगा। चलिए, मैं आपको सवाल में ये पूछता हूं कि इसका एनर्जी फोटोन का कितना है। आपने लिखा 1240 डिवाइडेड बाय 400 नैनोमीटर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फोटोन जो टकरा रहा है वो 3.1 का फोटोन है, यानी इलेक्ट्रॉन ने जो अब्सॉर्ब किया वो 3.1 एनर्जी अब्सॉर्ब कर लिया। केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की कहानी है। यहां पे हमको ये नहीं कहना कि सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता ही है, मैक्सिमम तो पता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो कि दो कोलिजन में 10% 20% लूज नहीं हुआ, एक बार 10% हुआ, फिर जो बचा उसका फिर से 10% लूज। बहुत सारे बच्चों का आंसर 0.81 आ रहा है और उसका लॉजिक उन्होंने ये लगाया कि 3.1 का फोटोन अब्सॉर्ब किया और वर्क फंक्शन 2.1 है, तो 2.1 को माइनस कर दिया, तो जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास बचा वो आया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी का 10% पहले कोलिजन में लूज हुआ, तो आपने इसका 10% लूज कर दिया, तो आपने इसको 1/10 ऑफ 1 माइनस कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 10% माइनस कर दिया, फिर जो एनर्जी आया उसका फिर से 10% माइनस कर दिया, तो या तो माइनस कर दो या फिर 0.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऐसा भी कर सकते कि भाई 10% लूज हो रहा है, 10% लॉस का मतलब है कि अभी भी 90% ऑफ इनिशियल वैल्यू इज टोटल वैल्यू। तो हमने लिखा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 0.9 कर दिया एक कोलिजन के बाद एनर्जी, और फिर जो बचा उसका फिर से 0.9 कर दिया दो कोलिजन के बाद, आंसर बना 0.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, लेकिन ये आंसर गलत है, गलत है। तो सही आंसर कैसे निकालें? आपको देखो, आप समझना इसमें प्रोसेस। मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को अब्सॉर्ब किया और फिर दो बार कोलाइड किया, तो कोलाइड किया तो 2.1 उसने लूज नहीं किया, उसने पहले कोलिजन किया और फिर प्लेट से बाहर निकला। प्लेट से बाहर निकलते समय 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज करेगा, कोलिजन करते समय जो एनर्जी उसके पास है उसका 10% लूज करेगा। तो सर इसके पास कितना एक्स्ट्रा एनर्जी है? अरे भाई, इलेक्ट्रॉन अंदर बैठा हुआ था, उसको 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन तुमने दे दिया, तो उसके पास कितना एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया? फोटोन अब्सॉर्ब करके 3.1 एक्स्ट्रा आ गया। तो रूल ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन में से वर्क फंक्शन माइनस करके जो बच गया उससे कोलाइड करेगा, क्योंकि 2.1 माइनस कर दिया मतलब अब फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर आना ही पड़ेगा, बाहर आने का 2.1 है। जब वो अंदर टकरा रहा है तो वो अपनी ओरिजिनल एनर्जी से ही लूज करेगा, फिर जो बच जाएगा उसका 2.1 माइनस होगा। खेल समझ गए क्या? तो पहले सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, पहले उसको लॉस करवाना है। तो
loss in kinetic energy is point remaining kinetic energy after one collision is 3.1 का 0.9. Remaining kinetic energy after second collision is 3.1 का 0.9 का 0.9. इसको सॉल्व किया तो आई थिंक 2.544 कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा. आ रहा है क्या? अगर ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की दो कोलिजन के बाद बची तो फिर काइनेटिक एनर्जी आउटसाइड आएगी 2.544 में से, या जो भी वैल्यू है मैं एक बार मल्टीप्लाई करता हूं. मेरे को कौन सा एग्जाम देना है तो मैं तो कैलकुलेटर से यूज करूंगा. 3.1 को 0.81 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2.511 आ गया. और 2.511 को माइनस कर दिया 2.1 से, आंसर आ गया 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. होमवर्क है, आप खुद करना. होमवर्क ये सब कर लिया हमने. पावर अपॉन ये सब करोगे, एरिया वेरिया तो आ जाएगा. मतलब पावर अपॉन फोटोन की एनर्जी डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे. फोर्स ड्यू टू रेडिएशन एंड रेडिएशन प्रेशर, ये इंटेंसिटी आई है. बहुत सिंपल है ये, इसमें तुरंत रिजल्ट निकाल रहे. तो ये आज मैंने भेजा भी था आपको. इफ लाइट of intensity I is incident normally on a reflecting surface of area A, so power incident will be P is equal to I into A. पावर इंसिडेंट. एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है बच्चों hc बाय लैम्डा, और मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है h बाय लैम्डा. यानी कि एनर्जी में से c को डिवाइड कर दो तो मोमेंटम बन जाता है. इस फैक्टर को अगर याद रखें तो पावर में से, पावर को अगर c से डिवाइड कर दो तो मोमेंटम इंसिडेंट पर सेकंड बन जाता है. क्योंकि पावर होता है एनर्जी पर सेकंड, c से डिवाइड करा, एनर्जी को c से डिवाइड करा तो मोमेंटम बन जाता है. तो एनर्जी पर सेकंड को अगर c से डिवाइड करें तो मोमेंटम पर सेकंड बन जाएगा. तो अगर मैं इसको c से डिवाइड कर दूं तो मोमेंटम इंसिडेंट पर सेकंड P बाय C, P मतलब पावर है, पावर बाय C यानी IA बाय C. फिर से पॉज हो गया. झंडू बात है यार. यहां पे सही चल रहा भाई, इंटरनेट की स्पीड बहुत गजब है मेरे पास अभी. ये लग रहा है 1-1.25 घंटे का ही बोझ उठा पा रहा है. ये लगता है मेरा इंटरनेट या फिर कुछ तो गलत है. चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं. अगर लाइट रे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाए तो mv टकराया और mv रिफ्लेक्ट हो गया, यानी चेंज इन मोमेंटम
सेकेंड इज फोर्स, और फोर्स को लिखेंगे टोटल चेंज, इंसिडेंट मोमेंटम का डबल पर सेकेंड। इंसिडेंट मोमेंटम अभी हमने निकाला था पावर अपॉन सी, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जाने का मोमेंटम और आने का मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में। पावर को लिख दिया आई ए अपॉन सी, तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो गया 2p/c या 2ia/c, अगर सरफेस कंप्लीटली 100% रिफ्लेक्टिंग है, 100% रिफ्लेक्शन। अगर 100% एब्जॉर्प्शन है तो फोर्स का आंसर IA/c, पलटना नहीं है तो जो टकराया वही अब्सॉर्ब। अगर पार्शियल अब्जॉर्प्शन है और पार्शियल रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को, जैसे बोला X% रिफ्लेक्शन एंड रिमेनिंग एब्जॉर्प्शन, रिमेनिंग एब्जॉर्प्शन, तो 2x/100 इंटू IA/c प्लस 1 - x इंटू IA/c। 100 परसेंटेज में दिया। चलिए दोबारा बताता हूं, वीडियो स्टॉप हो गया था, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं, ये मन के सच्चे हैं। मैंने पिछले स्लाइड में ऐसा बताया कि अगर कोई पावर P, अगर मैं पूछूं आपसे पावर P, तो आप बोलेंगे इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी इज लाइट का इंटेंसिटी या तो डायरेक्टली गिवन होगा एरिया के साथ, या फिर पावर दिया होगा आपको। तो पावर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पावर नहीं दिया है तो इंटेंसिटी इंटू एरिया कर देंगे, इंटेंसिटी इंटू एरिया। फिर क्या करना है, पावर को अगर C से डिवाइड कर दे तो मोमेंटम इंसिडेंट पर सेकेंड हो जाता है। अब देखो यार, मोमेंटम या तो टकरा के रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा। अगर मोमेंटम टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहा है तो डबल कर देना, और अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो I इंटू ए, जो पावर इंसिडेंट हो रहा है बस वही। तो ये जो मोमेंटम इंसिडेंट है उसका फॉर्मूला पावर अपॉन सी या IA/c है। पावर खुद इंटेंसिटी इंटू एरिया, पावर अपॉन सी IA/c। फिर मैंने अगर 100% रिफ्लेक्शन लिया तो डबल कर दिया, क्योंकि मोमेंटम आएगा और टकराएगा तो चेंज इन मोमेंटम 2 mv हो जाएगा। और अगर 100% अब्जॉर्प्शन हो तो मोमेंटम आएगा लेकिन टकरा के लौटेगा नहीं, तो यहां पे 0 हो जाएगा मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम mv है। तो अगर अब्जॉर्प्शन हो तो डबल मत करो, अब्जॉर्प्शन नहीं है तो डबल कर दो। ऐसे ही बोल रहा है पार्शियली रिफ्लेक्ट करे और पार्शियली अब्सॉर्ब करे, तो जितना परसेंट रिफ्लेक्ट करेगा उसको डबल कर देना, और जितना परसेंट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा उसको डबल मत करना। अगर लाइट रे इंसिडेंट हो थीटा एंगल पर, तो और थीटा एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हो, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो इस लाइट रे का जो मोमेंटम है वो IA/c है जो टकराया, और जो मोमेंटम रिफ्लेक्ट हुआ वो भी IA/c है। लेकिन इसके दो कंपोनेंट हो गए, IA/c का cos थीटा, और यहां पर भी दो कंपोनेंट हो गए, IA/c का, ये सॉरी साइन थीटा है, cos थीटा इधर होगा, यहां साइन थीटा लिख दिया, और इधर लिख दिया IA/c cos थीटा, और इनिशियल में लिखा IA/c cos थीटा। मतलब आप ध्यान से देखना कि जो सरफेस पे टक्कर हुई है उसमें नॉर्मली पहले लाइट रे सरफेस की तरफ आ रहा था IA/c cos थीटा से, और टकराने के बाद ऊपर जा रहा है IA/c cos थीटा से, जबकि पैरेलल में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इधर में चेंज इन मोमेंटम कुछ नहीं, परपेंडिकुलर में चेंज इन मोमेंटम है। तो फोर्स का फॉर्मूला
चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, पर सेकेंड, और पर सेकेंड का आंसर हो गया 2IA/c cos थीटा। अगर आपको प्रेशर पूछा जाए तो जो सरफेस एरिया ए है फोर्स अपॉन एरिया कर दोगे तो 2IA/c, नहीं ए हट जाएगा, और नॉर्मल इंसिडेंस और 2I cos थीटा बाई सी फॉर इंसिडेंट रे एट थीटा। ये प्रेशर लिखा है, प्रेशर, प्रेशर, पावर, प्रेशर, बहुत सारे टर्म हो गए, मोमेंटम सब पी से आ रहे हैं। प्रेशर, प्रेशर यानी कि अगर मेरे मुंह पे सन रेज गिर रहे हैं तो सन रेज के फोटोन मेरे मुंह से टकरा रहे हैं। मान लो कि मैं सारा का सारा सन रेज अब्सॉर्ब कर रहा हूं, तो मतलब जितने भी सन रेज मेरे बॉडी में टकरा रहे हैं वो मेरे बॉडी पे कुछ प्रेशर अप्लाई करते होंगे। फॉर्मूला है, अगर नॉर्मली टकरा रहे तो 2I/c कर दो, 100% रिफ्लेक्टिव है तो, और अगर थीटा एंगल पर 100% रिफ्लेक्टिव है तो 2IA cos थीटा बाई सी कर दो, लेकिन अगर 100% अब्जॉर्प्शन है तो 2 हटा दो। मैटर वेव इज रिवर्स कॉन्सेप्ट, रिवर्स कॉन्सेप्ट, बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। रिवर्स कॉन्सेप्ट का मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करता था, फोटोन को प्रमोट करता था। फोटोन क्या होता था, वो पार्टिकल ऑफ लाइट होता था। लाइट क्या होता था, वेव होता था। यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव इज फोटोन। अब उल्टा बोल रहा हूं बच्चों, अब इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट क्या होगा, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव इज फोटोन, तो उल्टा बोलो तो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, यानी दुनिया में हम तुम कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उसका अगर वेव नेचर बनाए, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, तो उसका नाम रखा है मैटर वेव। ये जो भाई द भाई वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला जो कॉन्सेप्ट है ये केवल मैटर वेव के लिए बनाया गया। इसका नाम भी ये लिखा है डी ब्रोगली वेवलेंथ। हम लोग अपना हिंदी में ही बोलेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को इसी फॉर्मूले से याद कर लेंगे। लेकिन ये मोमेंट, ये तो उसके लिए, फोटोन के लिए, दिस इज फॉर फोटोन, दिस इज नॉट डी ब्रोगली वेवलेंथ, आई एम सॉरी। ये है आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन, एनर्जी फोटोन के पास जो मास है उसका वैल्यू निकाला, ये आ गया, लैम्डा का वैल्यू ये निकाला, ये आ गया। दिस पेज इज फॉर फोटोन। ये पूरी कहानी किसके लिए है, फोटोन के लिए। ये फोटोन की कहानी हम पढ़ चुके हैं, बट इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट क्या, नेक्स्ट पेज में बता रहा हूं 2 मिनट में, कि सिमिलरली एनी पार्टिकल of mass m moving with velocity v can be treated as wave। ऐसा फितूर बना लिया यार, तो क्या वेव क्या पूछ निकल आएगी किसी के, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बना लिया फितूर। क्या बना लिया, पीछे वाले में गड़बड़ कर दिया एक।
ये 1 बाहर है, ठीक है। 1 माइनस एक्स बाई 100, 1 माइनस एक्स बाई 100, 1 माइनस एक्स नहीं, एक्स तो परसेंटेज में दिया भैया। चलो, अगर वेव की तरह ट्रीट किया तो वेवलेंथ, और ये समय हो गया, वेवलेंथ associated with a particle is called नकली वेवलेंथ या डी ब्रोगली वेवलेंथ। फॉर्मूला एक ही है, एक फॉर्मूला है, बस एक ही फॉर्मूला, इसी को पकड़ना है कि मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा टी। ये फोटोन में भी काम करता है और मैटर वेव में भी यही फॉर्मूला काम करता है, बट एनर्जी के लिए एच सी बाय लैम्डा डी नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ये नहीं काम करेगा। किसके लिए? मैटर वेव के लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, केवल यही काम करेगा। तो मैंने लिखा मास एम वी वेलोसिटी से चल रहा है तो एच बाय लैम्डा डी के बराबर कर दिया। फिर से लिखता हूं, लैम्डा डी अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ कोई पूछता है तो एच बाय एम वी कर दो, एच बाय एम वी। लेकिन आप लैम्डा डी निकालने के लिए एच सी बाय एनर्जी नहीं कर सकते हैं, यह फॉर्मूला काम नहीं करता। दिस फॉर्मूला वर्क्स ओनली फॉर मोमेंटम फोटोन, ओनली फॉर फोटोन, नॉट फॉर मैटर वेव। एनर्जी से कभी नहीं निकालेंगे, मोमेंटम से ही निकालेंगे। बस इतना ही याद कर लेना है कि मोमेंटम से ही निकालेंगे, मोमेंटम से ही। अगले पेज में कुछ फॉर्मूले बने हुए हैं। अरे ये तो इसी पेज पे थे, क्या बकवास हो गई। लररा मुझे लगा नेक्स्ट पेज पे लिखा ही हुआ है। ओनली सॉल्व विद मोमेंटम। अगर काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी दिया है तो काइनेटिक एनर्जी से पहले मोमेंटम निकालो और फिर लिखो। तो मैं यहां लिख रहा हूं डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला एच बाई पी या एच बाय एम वी या एच बाय रूट 2 के एम या एच बाय रूट 2 क्यू वी एम। काइनेटिक एनर्जी के को एच बाय क्यू वी लिख दिया, बस कहानी खत्म। वी है पोटेंशियल डिफरेंस। चलो जी, नमस्कार।